हे गाइस, वेलकम अगेन इन ए न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वही फंक्शंस के बारे में जो यूनिट थर्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो एक लुक करते हैं कि फंक्शंस होते हैं क्या हैं इनके बारे में। ठीक है, तो देखो बेसिक सी बात है कि जो फंक्शंस होते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। यानी फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ ब्लॉक होता है, मतलब सेट ऑफ कोड होता है जिसके अंदर बहुत सारे या फिर स्टेटमेंट्स होती है, सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसके अंदर, ठीक है, एंड जिसको हम अगर कॉल करते हैं यानी कि बुलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होती हैं या फिर वो नहीं होती। ठीक है, एग्जीक्यूट होती हैं बुलाएंगे तो, अन्यथा वो नहीं होंगी। ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखो। ठीक है, फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रिकर्जिंग कोड। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स। इसका मतलब क्या है, देखो, फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। अब कोई ना कोई फंक्शन है यार, वो सर्टेन एक्शन मतलब कुछ काम करने के लिए बनाया जाता है। ठीक, कुछ ना कुछ काम करने के लिए ही बनाया जाता है। एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर रिकर्जिंग। रिकर्जिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड अभी रुक जाओ उसके लिए। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम। इसका मतलब ये है कि कोड को आप एक बार लिखेंगे एंड उसको आप जितने चाहे उतने टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जितने चाहें उसको मतलब बुलाएं, वो आएगा और वो अपना काम करेगा। इतनी सी बात होती है फंक्शन के लिए। ठीक है, अब हम सी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो टाइप के फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइन, ठीक है, एंड एक यूजर डिफाइन। अब प्री डिफाइन फंक्शन क्या होते हैं, विच फंक्शन आर ऑलरेडी डिफाइन इन सी। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर वो जो फंक्शन पहले से डिफाइन किए गए हैं वो कौन से होते हैं, लाइक एग्जांपल मेन फंक्शन। ठीक है, अब मेन देखो यार, जब भी आप कोड लिखते हो सी के अंदर तो मेन आपको वहाँ पर दिखता है आप लिखते हो वॉइड मेन या फिर इंट मेन। आपकी स्टार्टिंग मेन से होती है, तो मेन क्या है, एक फंक्शन है, उसके अंदर आप कुछ सेट ऑफ लाइन या फिर सेट ऑफ कोड लिखते हैं। ठीक है, देन वो एग्जीक्यूट होता है एंड आप जो चाहते हैं वो काम वो करके आपको देता है। ठीक है, तो इज ए फंक्शन विच यूज टू एग्जीक्यूट कोड। कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेन फंक्शन होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रिंट एफ ले लो यार। ठीक है, आप बेसिक सी बात है, प्रिंट एफ आप यूज़ करते हो। ठीक है, प्रिंट एफ आप कुछ भी चीज़ को, टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए, यूज़र को दिखाने के लिए आप प्रिंट एफ का यूज़ करते हो। तो इज ए फंक्शन यूज टू आउटपुट, ठीक है, या फिर प्रिंट करवाने के लिए टेक्स्ट टू द स्क्रीन। ठीक है, अब आप कहोगे यार प्रिंट अप फंक्शन है, हाँ जी बिल्कुल है फंक्शन। हो कहेंगे यार वो तो एक ही लाइन का छोटा सा है, वो प्रिंट अप फंक्शन कैसे होता है। देखो बात ऐसी है, जब भी देखो प्रिंट अप को मैं कॉल करता हूँ, अब प्रिंट अप के अंदर क्या होता है, मैं डबल कोड डबल क्यूटोज के अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिखता हूँ। तो वो टेक्स्ट आपको क्या मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा कि पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, बट कुछ ना कुछ ऐसी लाइनें प्रिंट अप के अंदर लिखी गई है। ठीक है, जिसके अंदर हाँ भाई अगर कोई टेक्स्ट आपको दे तो उसको आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो वो प्रिंट एफ के अंदर वो चीज़ लिखी गई है, वो आपको दिखाई नहीं जाती। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पहले से डिफाइन है। ठीक है, स्कैन एफ हो गया, स्क्रीन क्लियर स्क्रीन हो गया। ठीक है, गेट सी एच या फिर स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी एच का यूज़ करता है, तो वो भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी हेडर फाइल्स के अंदर मिलते हैं। बेसिक सी बात आपको पता है, हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। तो एग्जांपल लाइक एज मैं लिखता हूँ इंट मेन। ठीक है, मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब देखो यार, हेलो वर्ल्ड है, मैंने प्रिंट एफ को दिया, क्या दिया, हेलो वर्ल्ड दिया, एंड वो उसको क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा, खत्म सी बात। तो ये एक जो फंक्शन मैंने यहाँ पर इंट मेन है, ये जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है पहले से। बट प्रिंट एफ देखो, बट का मतलब क्या है यहाँ पर, मेन के अंदर मैंने कुछ लाइन लिखी, ये तो पहले से डिफाइन नहीं है ना, बट मेन तो यहाँ पर एग्जीक्यूट है जो कि पहले से डिफाइन कर रखा है कि हाँ भाई मेन नाम का फंक्शन होगा ही होगा। अगर आप मेन से स्टार्ट नहीं करोगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। बेसिक सी बात यही है, इतना दिमाग में रखो। दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइन एंड प्री डिफाइन। प्री डिफाइन कौन से होते हैं, एग्जांपल दे देना जो कि पहले से डिफाइन हो सी के अंदर, लाइक एज प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन, मेन फंक्शन, ये सब। ठीक है, एंड जब बात आती है यूजर डिफाइन की, तो यूजर डिफाइन की होती है, देखो, टू क्रिएट ए फंक्शन। ठीक है, टू क्रिएट ए योर ओन फंक्शन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन फॉलो बाय द पैरेंथेसिस। बेसिक सी बात ये कह रहा है कि आपको अगर खुद का फंक्शन बनाना है तो उसको पैरेंथेसिस और उसका नाम, बस इस बात का ध्यान रखना है। एंड करली ब्रैकेट के अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंटेक्स क्या होता है खुद का फंक्शन लिखने का, वॉइड, वॉइड की जगह आप इंट भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको रिटर्न वैल्यू लास्ट में देनी पड़ेगी। मत दिमाग में रखो, मतलब इतना दिमाग में रखो, आप वॉइड मेन फंक्शन लिखते हैं वैसे वैसे आपको लिखना है वॉइड। अब माई फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माई फंक्शन, एक सेकेंड, ये माई फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने लिखा है कोड टू बी एग्जीक्यूट। ठीक है, एंड उसके बाद जो करली ब्रैकेट है, इसके अंदर आपको जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट करवाना वो लिख सकते हैं।
बेसिक सा सिंटेक्स यही होता है, माई फंक्शन की जगह नेम आपकी मर्जी, आप क्या लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट आपको लिखना है नॉर्मल, एंड उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर आपका कोड होना चाहिए, ठीक है। अब माई फंक्शन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। एंड उसके बाद वॉइड, वॉइड मीन दैट फंक्शन डज नॉट हैव ए रिटर्न वैल्यू। अब ये क्या है यार, ये रिटर्न वैल्यू क्या होती है? देखो बेसिक सी बात है, अगर आप वॉइड लिखोगे तो उसको मतलब, उसका मतलब ये है कि आप लास्ट में उसको कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देनी। अब ये कैसे समझोगे, ये मैं आपको कोड की सहायता से समझाऊंगा, बस इतना दिमाग में रखो कि आप वॉइड भी लगा सकते हो और इंट भी लगा सकते हो, ठीक है। इतना दिमाग में रखो, अगर आप इंट लगाओगे तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, क्यों बताऊँगा। यू विल लर्न मोर अबाउट रिटर्न लेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे। अब बात आती है कि यार हमने एक फंक्शन बनाया, ओके, एक काम करते हैं बनाकर देख लेते हैं कि फंक्शन कैसे बनता है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो मैंने अपने VS कोड खोल लिया, एंड उसके बाद मैं एक नई फाइल बनाता हूँ function1 के नाम से, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है, सबसे पहले हम एक लाइन लिखते हैं इंक्लूड, ठीक है। एंड उसके बाद stdio.h, ठीक है। एंड उसके बाद आप अगर टर्बो सी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको हैज इंक्लूड conio.h भी लिखना होता है, क्योंकि उसके अंदर स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ठीक है, एंड जो लास्ट आउटपुट था उसको क्लियर करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। बट मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक नई VS कोड को यूज़ कर रहा हूँ, नई आईडी है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब ऐसे मतलब ओवरऑल है कि लेटेस्ट है, ठीक है। वो पहले सबसे पहले टर्बो सी आया था, तो जिसके अंदर ऐसे फंक्शंस नहीं थे, तो इसके अंदर ऑलरेडी है, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं लिखूँगा void, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, मैं माई फंक्शन बोलता हूँ, ठीक है। मैं माई FUN ही लिखता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, करली ब्रैकेट, ठीक है। एंड उसके बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा printf हाउ आर यू। मैंने अपना फंक्शन लिख दिया, मैंने क्या किया, मैंने लिखा void माई फन, ठीक है, फंक्शन का नाम लिख दिया माई FUN, बस। आपकी मर्जी, आप माई भी लिख सकते हैं, आज छोड़ो ना, मैं इसको माई कर देता हूँ, ठीक है। और भी छोटा लो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने यहाँ पर ओनली माई लिखा, एंड उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी printf हाउ आर यू, ठीक है। एंड उसके बाद अब देखो मैं इसको रन करूँगा, कुछ नहीं आएगा, मैं इसको रन करूँगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट इसको दी नहीं, एग्जीक्यूट किया ही नहीं। देखो जब भी हम सी लैंग्वेज सीखते हैं तो बेसिक सी बात है कि ओके, यहाँ पर ये रन नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें एरर आ रहा है कि यहाँ पर कोई कोड है ही नहीं, बेसिक सी बात यही है। अब क्यों, देखो बेसिक सी बात यह है, जब भी हम सी के अंदर काम करते हैं तो जब हमारा कोड रन होता है ना, सबसे पहले वो मेन फंक्शन को ढूंढता है। बट यहाँ पर सिर्फ आपने अपना एक फंक्शन लिखा void my, आपने अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन तो बना दिया, बट आपने जो इस कोड को एग्जीक्यूट या फिर रन करने के लिए वो सीधा मेन को ढूंढेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक सी बात है, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक मेन फंक्शन, void मेन फंक्शन, ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट करता है, उसके अंदर हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, बुला सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिक से माई, ओके, मैंने लिखा माई, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने इसको कॉल लगा दिया, यहाँ पर इसको बोलते हैं कॉल फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं, फंक्शन का नाम क्या है माई, ठीक है। एंड जैसे मैं इसको इस बार रन करूँगा, ओके, वेट करते हैं, तो एक exe फाइल यहाँ पर बननी चाहिए। तो देखो fun1.exe फाइल बन चुकी है, ठीक है, और ये अभी रन होने वाला है, वेट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ आर यू, यहाँ पर प्रिंट हो गया। मैंने हाउ आर यू लिखा था अपने माई फंक्शन के अंदर, बट वो प्रिंट हो रहा है void मेन के अंदर जाकर। अब ये काम कैसे कर रहा है, देखो बेसिक सी बात ये है, सबसे पहले हैज इंक्लूड, ठीक है, जो stdio.h है वो हेडर फाइल लिखी, उसके बाद जो भी कोड हमने लिखना था वो लिखा। अब कैसे रन होगा, बेसिक सी बात है, जब भी ये कोड रन होगा, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले void मेन को ढूंढेगा, ये void मेन को ढूंढेगा, void नहीं है, सीधा मेन को पकड़ेगा, मेन को ढूंढेगा, ठीक है। मेन को ढूंढने के बाद उसके अंदर घुसेगा, जैसे यहाँ से अंदर आता है, उसने देखा माई, ठीक है, माई डबल ब्रैकेट एंड उसके बाद सेमीकोलन, यानी कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रिंटफ लिखूंगा तो ये क्या करेगा, ये सीधा देखो, अगर मैं यहाँ पर प्रिंटफ लिखूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रिंटफ को देखेगा। प्रिंटफ कहाँ मिलेगा इसको, प्रिंटफ stdio.h हेडर फाइल के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये वहाँ से उसका कोड उठाएगा, वहाँ से उसको जो भी काम होता है वो काम करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जाता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक माई लिखा बस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ढूंढेगा कि माई फंक्शन है कहाँ पर, ठीक है। तो माई फंक्शन यहाँ पर है, ये देखेगा हाँ भाई मेरे पास एक माई फंक्शन है, माई फंक्शन है, तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद इस माई फंक्शन के अंदर जाएगा, देखेगा भाई हाँ भाई इसको क्या काम करना है, तो इसने क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ
हाउ आर यू, इसने ये लाइन लिखी है, उसके बाद माई फंक्शन खत्म हो जाता है। तो ये क्या करेगा, माई फंक्शन के अंदर जाएगा एंड उसके बाद ये लाइन लिखेगा, लाइन लिखने के बाद यहाँ पर माई फंक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई एम गुड, ठीक है, तो देखो अब ये कैसे रन होगा, एक बार वापस इसको देख लेते हैं। ओके, वेट करते हैं थोड़ा सा। तो देख सकते हैं हाउ आर यू, उसके बाद आई एम गुड। अब हुआ क्या है यहाँ पर, बेसिक सी बात है, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन और लिखता हूँ, मैं इसको कॉपी कर कर एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको फिर से रन करूँगा तो क्या होगा, अभी एक सेकंड में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका मतलब कॉन्सेप्ट। एक सेकंड, अब तो देखो यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर मेरे को बैकवर्ड स्लैश यहाँ देना है, ठीक है, यहाँ दे देता हूँ एक बैकवर्ड स्लैश, तो एक नई लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हुआ क्या, जब भी कोड मैंने रन किया, सबसे पहले मेन को ढूंढा, मेन को ढूंढ लेगा, मेन को ढूंढने के बाद उसके अंदर घुसेगा, अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखा इसने प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ये प्रिंट एफ फंक्शन को ढूंढेगा, कहाँ मिलेगा प्रिंट एफ फंक्शन, बेसिक सी बात है, stdio.h हेडर फाइल उसके अंदर मिलेगा, तो उसके अंदर जाएगा, जो भी काम होता है प्रिंट एफ का वो करेगा, करने के बाद ये लाइन यहाँ से देखो, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक सेकेंड, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है, खत्म होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, यहाँ पर इसको माई मिलेगा, अब ये माई को ढूंढेगा कि हाँ भाई माई फंक्शन है कहाँ पर, तो बेसिक सी बात है वो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर कुछ भी कोड हो सकता है, मैंने ये कोड लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कितनी स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है उसने, इसको रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इसका काम करेगा, इसके बाद ये फंक्शन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद ये फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, देखेगा प्रिंट एफ आ रहा है, तो फिर प्रिंट एफ को ढूंढेगा, stdio.h के अंदर है, वहाँ पर जाएगा, उसका जो भी काम होता है वो करता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। तो देखो सबसे पहले ये लाइन रन हुई, इसके अंदर जो काम था आई एम गुड मेरे को प्रिंट करवाना था, आई एम गुड इसने प्रिंट किया यहाँ तक, उसके बाद मैंने नई लाइन नहीं दी तो वो नहीं इसने प्रिंट की, उसने उसी लाइन में नेक्स्ट माई फंक्शन के ऊपर गया, उसका काम क्या था हाउ आर यू को प्रिंट करना, मैंने ये लिखा हुआ है, आप कुछ भी करवा सकते हो उससे, ठीक है, तो उसने लिखा हाउ आर यू, एंड उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे गया, इसने लिखा आई एम गुड, इसने आई एम गुड को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने एक फंक्शन बनाया अपना, ठीक है, खुद का, और उसके बाद मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर उसको यूज़ कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं जितनी बार भी यहाँ पर माई लिखूंगा एंड इसको कॉल लगाऊंगा हर बार, एक सेकंड में इसी को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लो, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ये सारे एक ही लाइन में लिख दिए, अब देखो इसका क्या आउटपुट होता है वो दिखा देता हूँ आपको, वेट करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बार हाउ आर यू प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी सारे एक लाइन में लिखो, इसका मतलब क्या है, देखो बेसिक सी बात है, मैं समझा देता हूँ। आप कहेंगे यार सारा आपने एक ही लाइन में लिख दिया, तो जैसे कि हमने सी के अंदर पढ़ा हुआ है कि जहाँ भी सेमीकोलन आ जाता है ना, वो लाइन वहाँ पर खत्म हो जाती है, उसके बाद आप कुछ भी लिखो वो नेक्स्ट लाइन में आता है, ठीक है। मैंने लिखा माई, उसके बाद सेमीकोलन है, वो उसके बाद मतलब वो लाइन वहाँ पर खत्म हो चुकी, एंड उसके बाद जो भी कॉन्टेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। एक सेकेंड, मैं ऐसे भी करूँगा तो वो सेम ही आउटपुट मेरे को देगा, ठीक है, आप समझ लो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बस। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने 1 2 3 4 5 एंड मतलब बहुत बार मैंने माई फंक्शन को कॉल किया, जितनी बार मैंने इसको बुलाया इसने अपना काम किया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या क्लियर होता है, देखो यहाँ से ये क्लियर होता है कि हाँ भाई मेरे को मतलब एक जो मेरा फंक्शन है उसको मैं कितनी बार भी कॉल लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो कॉल ए फंक्शन मैंने क्या किया, अब देखो माई फंक्शन सिंटेक्स क्या होता है कॉलिंग करने का, अब मैंने माई फंक्शन वहाँ पर बनाया हुआ था, माई फंक्शन एंड डबल ब्रैकेट एंड उसके बाद सेमीकोलन, ये कॉलिंग करने का सिंटेक्स है, किसी भी फंक्शन को बुलाने का सिंटेक्स है, ठीक है, आया समझ में। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, हैज़ क्रिएट ए फंक्शन, हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं, वॉइड माई फंक्शन, वॉइड माई फंक्शन नाम उसका रख दिया मैंने, ठीक है, एंड उसके ऊपर उसके अंदर लिख दिया आई जस्ट गोट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ये लाइन मैंने इसको प्रिंट करने के लिए दे दी। इंट मेन, ठीक है, मैंने यहाँ पर इंट मेन लिया है, मेन फंक्शन हमारा, उसके अंदर मैंने लिखा माई फंक्शन को कॉल लगाया, ठीक है। कॉलिंग सिंटेक्स ये है, ध्यान रखना हमेशा जब भी कॉल करना होगा, फंक्शन का नाम डबल ब्रैकेट एंड उसके बाद सेमीकोलन, इतनी सी बात है।
एंड उसके बाद यहाँ पर कॉल हुआ एंड रिटर्न 0। आउटपुट क्या होगा, बेसिक सी बात है, मेन के अंदर घुसेगा, उसको एक लाइन दिखी ये वाली, इसने इसको देखा कि हाँ भाई माई फंक्शन है, माई फंक्शन को ढूंढेगा, माई फंक्शन के ऊपर जाएगा, जो भी काम होगा वो काम ख़त्म करेगा, एंड उसके बाद आई गोट एग्जीक्यूटेड, एंड उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा था इंट। अगर वॉइड होगा तो उसको लास्ट में रिटर्न वैल्यू नहीं देनी, मतलब उसको कुछ नहीं देना। हाँ भाई, उसकी जो भी लाइन है वो सारी खत्म होने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। बट यहाँ पर मैं अगर इंट लिखूँगा तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी, जो हमारा कंपाइलर या जो भी एग्जीक्यूटर है उसको देनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पर अगर 0 लिखा हुआ है तो वो वहाँ पर आखिर में उसको 0 मिलेगा, एंड 0 मतलब ख़त्म हो जाता है कि हाँ भाई आप ख़त्म करो, बस आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इंट लिखूँगा 0 आएगा। अब मैं आपको जब मैं कोड करवाऊँगा जब आपको थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है, जब हम कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस सीखेंगे जब। ठीक है, तो उसके बाद नोट ए फंक्शन कॉल मैनी टाइम्स और मल्टीपल टाइम्स, जो कि मैंने आपको बताया एक फंक्शन को हम कितनी बार भी कॉल लगा सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अब बात आती है कि व्हाट इज़ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, या फिर पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ठीक है, दोनों काम की चीज़ें हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे देखो दो चीज़ें आ रही हैं, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। अब ये क्या होते हैं मैं आपको एक बार रुको समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ f1.2c। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर एक छोटा सा कोड लिखते हैं, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, void main, ओके व्हाट द हेल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर लिखता हूँ a=10 इंट a=10 एंड b=20। ठीक है, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा खुद का। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट माई, एंड उसके अंदर मेरे को देखो अब दो वेरिएबल चाहिए। ठीक है, वेरिएबल मतलब सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इसके अंदर वेरिएबल क्रिएट करना है तो मेरे को यहाँ से अब समझाता हूँ। मतलब देखो मैं यहाँ पर लिखता क्या हूँ, पहले वो देखो। मैंने लिखा इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न सम। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक लाइन, क्या लिखूँगा, मैं एक और इंटीजर ले लेता हूँ यहाँ पर, फाइनल। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइनल इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है मैंने, माई, तो मैं लिखूँगा माई ए कॉमा बी। ठीक है, ये RIMPF परसेंटेज डी कॉमा एंड फाइनल को प्रिंट करवा दो आप। ठीक है, अब देखो मैंने एक कोड लिखा हुआ है, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट करो। ठीक है, अब देखो मैंने कोड लिखा है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको एक बेसिक से समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन को पकड़ेंगे। ठीक है, मैंने मेन को पकड़ा, मेन दिखा मुझे यहाँ पर, मैं मेन के अंदर गया, मैंने देखा इंट a=10 b=20। मैंने दो वेरिएबल बनाए, a10 एंड b=20। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल और ले लिया, ठीक है, जिसका नाम है फाइनल। ठीक है, तीन वेरिएबल हो गए फाइनल। ठीक है, तो a के अंदर 10 वैल्यू है, b के अंदर 20 है, फाइनल के अंदर अभी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्या मैंने फाइनल के अंदर एक वैल्यू डाली। वैल्यू क्या डाली मैंने फाइनल के अंदर एक वैल्यू डाली, क्या मैंने डाल दिया माई ए कॉमा बी। अब ये क्या है भैया, देखो जब सबसे पहले यहाँ पर आएगा, उसने देखा ए के अंदर 10 डाल दो, डाल दिया, बी बोला बी के अंदर 20 डाल दो, डाल दो, फाइनल एक डब्बा बना के छोड़ दो, छोड़ दिया। अब उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उसने कहा कि फाइनल डब्बे के अंदर डालो, क्या डालो, उसने देखा कि माई, मतलब यहाँ पर जैसे वो माई को पढ़ेगा वो सीधा कहाँ पर जाएगा, ढूंढेगा कि माई है कहाँ पर, वो देखेगा यहाँ पर, हाँ भाई माई फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर उसने देखा इंट ए और इंट बी, इसने ये दो वेरिएबल हैं,
ठीक है, इनको पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पैरामीटर। ठीक है, अब इसने देखा माई तो है, फंक्शन तो है, हाँ भाई मिल गया मेरे को, बट इसके अंदर इसने देखा कि दो पैरामीटर हैं, दो वेरिएबल है, दो वैल्यू है। ठीक है, जिनको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, एक को एक्चुअल बोलेंगे, एक को फॉर्मल बोलेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कि कौन से क्या होते हैं। अब इसने क्या किया, इसने देखा कि माई फंक्शन के अंदर दो वैल्यू लेके जाओ, ए की वैल्यू लेके जाओ, बी की वैल्यू लेके जाओ। ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, तो यहाँ पर 10 और 20 हम डालकर भेज रहे हैं। ठीक है, अब जो जो 10 है ना, 10 किसको मिलेगा? ए को। यहाँ पर जो ये ए है इसको मिल जाएगा, और ये जो 20 है ना, यहाँ पर ये 20 है, ये 20 मिलेगा इस बी को। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर भी असाइन है, ये जो ए और ये जो बी है ये अलग डब्बे हैं, एंड यहाँ पर जो ए और बी है वो अलग डब्बे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों के अलग अलग डब्बे हैं, नाम भले ही सेम हो बट अलग अलग फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं, तो अलग अलग डब्बे हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर दो वैल्यू उसको डालकर माई फंक्शन के अंदर दे दी कि आप ले जाओ, तो जो पहली वैल्यू है वो इस ए के अंदर चली जाएगी, दूसरी वैल्यू इस बी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर जाते हैं। हमने लिखा इंट सम, हमने एक डब्बा बनाया सम नाम का, हमने उसके अंदर क्या किया, सम के अंदर हमने डाल दिया क्या, ए प्लस में बी। ए की वैल्यू क्या थी, हमने देखा भाई यहाँ पर देखो स्टार्टिंग के अंदर मैंने क्या डाला, 10 और 20। ठीक है, ए की जगह 10 मान लो और बी की जगह 20। ठीक है, तो ए के अंदर 10 आ गया, बी के अंदर 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 और 20 वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो सम के अंदर हमने डाल दिया 10 प्लस 20। ठीक है, उनका सम हो जाएगा। सम होने के बाद रिटर्न सम, रिटर्न का मतलब क्या होता है, देखो अब मैं यहाँ पर देखो समझाता हूँ रिटर्न कैसे क्या हुआ। मैंने लिखा इंट, ठीक है, इंट के बाद तो सिंपल सी बात है, इसको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। किसको देगा? अब इसको बुला कौन रहा है, कौन इसको कॉल कर रहा है? इसको कॉल करने वाला फंक्शन है ये वॉइड मेन, मेन फंक्शन कॉल कर रहा है ना इसको, तो ये क्या करेगा, अब इसको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर जीरो देंगे तो ये जीरो लाकर इसको दे देगा, बट मैंने इसको एक वैल्यू दे दी सम। अब सम के अंदर क्या है, सम के अंदर है 10 प्लस 20, 30 यानी कि 30। ठीक है, तो जो सम के अंदर है 30 वैल्यू यानी मान के चलो उसके अंदर 30 है, एंड उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया 30 को। वो 30 कहाँ जाएगा, वो 30 जाएगा यहाँ पर, जो माई ए कोमा बी, जो टोटल ये जो मैंने अभी यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, इसके टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी 30। वो 30 किसको मिल गया, अब वो 30 मिल जाएगा फाइनल को। ठीक है, तो फाइनल के अंदर वैल्यू क्या हो गई, फाइनल के अंदर वैल्यू हो गई 30। ठीक है, अब ये देखो रिटर्न क्या किया इसने, 30 वैल्यू लाकर दे दी, तो वो फाइनल के अंदर स्टोर हो गई। अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी फाइनल, फाइनल को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब इसका क्या आउटपुट आता है मैं इसको एक बार आपको रन करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, ओके एक सेकंड वेट करते हैं। तो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, ये एक्जी फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब इसका आउटपुट हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर 30 प्रिंट होके आ चुका है, राइट। अब आप कहेंगे यार सर ये क्या हुआ, मतलब मैं ये चीज़ यहाँ भी करवा सकता था ना, तो यह मतलब वापिस से मैंने एक नया फंक्शन क्यों लिया, ये दो लाइनें यहाँ पर सम इक्वल टू दिस एंड दिस, ये इसके अंदर भी लिख देता, तो मतलब क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो बेसिक सी बात है, ये आपको बहुत छोटी सी मतलब बहुत मतलब काम की नहीं लग रही, छोटी सी प्रॉब्लम लग रही होगी कि सर हमने क्यों यूज़ किया, आपको फालतू ही लग रही होगी, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके ज़रिए हम बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब क्या मतलब है सर, देखो मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर रूट का एक फंक्शन होता है जो कि मैथ हेडर फाइल के अंदर मिलेगा आपको, मैथ डॉट एच हेडर फाइल होती है, जिसके अंदर बहुत सारे मैथ के फंक्शन होते हैं, अर्थमेटिक फंक्शन। ठीक है, जिनके अंदर हम सम भी करवा सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, सम एंड पावर निकालना एंड स्क्वायर रूट निकालना, जिसके लिए अगर हम स्क्रैच से कोड लिखेंगे तो 2-4 लाइनें फालतू लिखनी पड़ेगी, बट हम उन फंक्शन का डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं एंड वो वैल्यू कैलकुलेट करके दे देते हैं। अब इसका मतलब क्या है सर, देखो बेसिक सी बात है, मैंने दो नंबरों को ऐड करने का फंक्शन यहाँ पर लिख दिया है, दो नंबरों का ऐड करने का फंक्शन यहाँ पर लिख दिया है। अब वो क्या है, जब भी मुझे अगर सम करवाना होगा दो नंबर का, मैं चाहूँ तो 3 का भी करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर मान लो मेरे को जब भी 2 नंबर का ऐड करवाना है या फिर 3 का करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिक सी बात है, माई फंक्शन उसके अंदर 2 वैल्यू डाल के दे दूंगा कि हाँ भाई मैं कॉल करूँगा माई को एंड उसके अंदर 2 वैल्यू डाल दूंगा, एंड उसके बाद ऑटोमेटिक उसका सम ला कर देगा मेरे को ये फंक्शन मुझे अभी लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक बार इस फंक्शन को लिख दूंगा एंड उसके बाद मेरे को जब भी 2 नंबर के सम की ज़रूरत पड़ेगी, मैं बेसिक सी माई, ठीक है, एंड ए कॉमा बी इसके अंदर 2 वैल्यू डालूंगा, जा भाई तू अपना काम करके आ, उनका ऐड ऑटोमेटिक होके आएगा, मेरे को नहीं लिखना पड़ेगा कि सम इक्वल टू दिस, कैलकुलेट खुद करेगा वो। ऐसे करके अगर जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो छोटी हो जाती है समझ में, ऐसे काम होता है फंक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और लाइनें भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ प्रिंट ऑफ दिस विस, मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ, बट अभी के लिए बेसिक से है, समझो चीज़ों को। ठीक है, अब देखो
दो वैल्यू यहाँ पर थी जो कि मैंने डालकर दी, और यहाँ पर दो वैल्यू ली गई, दो डब्बे ये हैं और दो यहाँ पर ये डब्बों के अंदर वैल्यू है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दो ये हो गए एंड दो ये हो गए। अब इनको क्या बोलते हैं? इनको ही बोलते हैं पैरामीटर। अब कौन से पैरामीटर सर? ओके, समझ लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, एक सेकेंड वेट करो। ओके, तो भाई इन्हीं को बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। अब क्या, मैंने देखो वहाँ पर लिखा हुआ था माई, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक ऐड लिखा हुआ है, ऐड नाम का फंक्शन है। ठीक है, अब इस ऐड नाम के अंदर मैंने दो वैल्यू डाली, एम कोमा एन नाम की वैल्यू मैंने दे दी कि हाँ भाई आप एक एम ले लो, एक एम ले लो, एन ले लो। ठीक है, अब इनको बोलते हैं हम एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, और मैंने जो इंट ऐड जो हमारा मतलब फंक्शन हमने बनाया था अलग से, उसके अंदर हमने दो पैरामीटर लिए ए और बी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, अब देखो जो एम वाली वैल्यू है वो जाएगी फर्स्ट ए के अंदर, जो एन वाली वैल्यू हो जाएगी बी के अंदर। आप नाम अलग भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है अगर यहाँ पर एम है तो यहाँ पर एम लोगे, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, कोई भी वेरिएबल का नाम आपको रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, अगर सेम भी रखते हो तो फिर भी वो अलग अलग डब्बे होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो जो एक्चुअल पैरामीटर वो क्या होते हैं? द पैरामीटर पास टू ए फंक्शन। जो वैल्यू हम फंक्शन को देते हैं ना, जो पैरामीटर जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं फंक्शन को, वो होते हैं एक्चुअल, रियल। ठीक है, और फॉर्मल क्या होते हैं? फॉर्मल वो होते हैं द पैरामीटर रिसीव बाई ए फंक्शन, यानी कि जो वैल्यू या जो चीज़ें हमें फंक्शन से मिलती है ना, उसको हम एक्चुअल पैरामीटर सॉरी फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। जो चीज़ें मिलती है वो फॉर्मल होती है, जो देते हैं वो एक्चुअल होती है। बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर उल्टा कर दूंगा, मैं यहाँ पर एम कोमा एन लिखूंगा, एन कोमा एम लिखूंगा, तो क्या होगा? एन की वैल्यू जाएगी ए को और एम की वैल्यू जाएगी बी को, यानी कि जो पहले होगा वो पहले को जाएगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे को जाएगा। इतना दिमाग में रखो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब उसके अंदर बात आ जाती है कि कैसे सर हम क्या करेंगे, कि कॉल बाई वैल्यू क्या होती है यार? कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस, या इसको हम पास बाई वैल्यू भी बोल सकते हैं, यानी कि हम एक वैल्यू को पास करेंगे। इतना दिमाग में रखो। ठीक है, समझ में आया? अब देखो बात कैसी होती है कि वो कहता है सर हेयर वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर विल बी कॉपी टू फॉर्मल पैरामीटर एंड दीज टू डिफरेंट पैरामीटर स्टोर वैल्यू इन डिफरेंट लोकेशन। क्या मतलब है, क्या बोल रहे हो सर? देखो मेरी बात, यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल की वैल्यू हम फॉर्मल को दे रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं उसके अंदर, दे नहीं रहे, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मान लो मेरे पास 10 है, तो मैं कह दूंगा, अगर देखो हमारे पास दो डब्बे हैं, एक डब्बा मेरे पास एक तुम्हारे पास है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे के अंदर अगर 10 है ना, यानी मेरे के अंदर 10 लिखा हुआ है, तो मैं तेरे डब्बे के अंदर भी 10 लिख दूंगा। इतना दिमाग में रखा, तेरा डब्बा अलग होगा, मेरा अलग होगा, नाम चाहे सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन के अंदर है। आए समझ में? तो मैंने क्या किया, मैंने सर यहाँ पर काम किया, मैंने इंट x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20, मैंने दो डब्बे बनाए, दोनों के अंदर 10 और 20 दो वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पर बन गया एक डब्बा x बन गया, एक y बन गया, एक के अंदर 10 वैल्यू डाल दी, दूसरे के अंदर 20 डाल दी। ठीक है, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कौन सा? fun नाम से फंक्शन बना दिया, जो कि मेरा खुद का फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। उसके बाद मैंने उसको कॉल लगाया और उसके अंदर मैंने दो वैल्यू घालकर उसको दे दी, दो वैल्यू घालकर उसको दे दी। ठीक है, अब होगा क्या, क्या होगा? तो देखो जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट ये जो लाइन है एग्जीक्यूट हो जाएगी, दो डब्बे बन जाएंगे, डब्बे के अंदर वैल्यू डल जाएगी, वैल्यू डलने के बाद उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पर देखेगा fun फंक्शन है भाई कोई, तो उसको ढूंढेगा, ढूंढने के बाद इसने देखा कि इसके अंदर दो वैल्यू भी है, क्या है? 10 और 20। तो ये क्या करेगा, इन वैल्यू को लेके जाएगा 10 और 20 को। ठीक है, तो इसके अंदर वो घुस जाएगा इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जाने के बाद वो देखेगा यहाँ पर दो अलग अलग डब्बे बने हुए हैं, तो वो क्या करेगा, जो 10 है ना वो x को दे देगा। ठीक है, और जो y जो 20 है वो किसको देगा, वो y को देगा। ठीक है, अब इस x के अंदर वैल्यू क्या है? 10, इस y के अंदर वैल्यू क्या है? 20। आप कहेंगे सर यहाँ पर 20 लिखा हुआ, अभी वेट करो मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर x के अंदर 10 लिखा हुआ है, y के अंदर 20 लिखा हुआ है, y के अंदर 20 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ से वैल्यू दी, x की वैल्यू मैंने दे दी इस x को और y की वैल्यू दे दी इस y को। अब हुआ क्या, जैसे ही हम इसके अंदर घुसेंगे, जैसे हम इसके अंदर घुसेंगे, तो मैंने इसको बोला कि भाई आप एक काम करो, क्या काम करो, आप x इक्वल टू 20 कर दो और y इक्वल टू 10 कर दो। मैंने इन डब्बों के अंदर जो वैल्यू थी मैंने वो चेंज कर दी। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँगा ना, मैं लिखूँगा प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी एंड एक्स। अगर मैं x को प्रिंट करूँगा 20 आएगा, मैं y को प्रिंट करूँगा 10 आएगा। ठीक है, भले ही मैंने वो वैल्यू इसके अंदर कॉपी करी, उसके बाद मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मतलब क्या है सर, आप समझाना क्या चाहता हूँ, इसका मतलब ये है, देखो
जब भी देखो, जब भी मैं कोई मतलब वैल्यू या फिर कोई भी पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर पास करूँगा किसको, फॉर्मल पैरामीटर को, ठीक है, उसके बाद अगर मैं वहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज भी कर देता हूँ ना, किसकी, फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो एक्चुअल की चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो बात को, यानी कि फॉर्मल की हम चेंज कर देंगे तो एक्चुअल की चेंज वहाँ पर होगी ही नहीं, ठीक है। और हमें अगर एक्चुअल की चेंज करनी है फॉर्मल की हेल्प से, तो उसके लिए हमें कॉल बाय रेफरेंस, अब मैं आपको समझाऊंगा आगे कि वो क्या होता है। तो बेसिक सी बात है इसके अंदर यही होता है कॉल बाय वैल्यू से, कि हम अगर एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम कॉपी कर देंगे फॉर्मल पैरामीटर को, एंड द दीज टू डिफरेंट पैरामीटर स्टोर वैल्यू इन डिफरेंट लोकेशन। ये दोनों सॉरी, ये दोनों उन वैल्यू को अलग अलग लोकेशन पर स्टोर करेंगे, एक दूसरे को मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर वैल्यू हम इसकी चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। इन दो डब्बों को चेंज करूँगा, यहाँ पर कोई मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, इतना दिमाग में रखो। आया समझ में, वही होता है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। यानी कि एक्चुअल पैरामीटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर फॉर्मल की वैल्यू अंदर वो चेंज करता है तो, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं मेरा मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट एफ एक्स परसेंटेज डी एंड वाई को प्रिंट करवाऊंगा, तो यही वैल्यू जो कि यहाँ पर थी वो प्रिंट होंगी। अब कहेंगे सर क्या मतलब, देखो जैसे मैंने फंक्शन को देखा, दो वैल्यू डालकर मैंने इसको दे दी, ठीक है। अब देने के बाद इसने क्या किया, एक नया डब्बा था एक्स नाम का, दूसरा डब्बा बनाया वाई का। एक्स के अंदर इसने 10 डाला था, वाई के अंदर 20 डाला था। अभी इसको भूल जाओ, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 20 था, बट उसके अंदर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक्स इक्वल टू 20 वाई इक्वल टू 10 कर दिया। तो यहाँ पर एक्स को 20 वाई को 10 मिल गया, एंड उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो गया। ये नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, उसके बाद ये एक्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट कौन से एक्स हो रहा है, यहाँ पर वही एक्स होगा जो इस फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 10 है तो यहाँ पर 10 ही प्रिंट होगा, y इक्वल टू 20 है तो यहाँ पर 20 ही प्रिंट होगा, क्योंकि जो वैल्यू चेंज हुई है वो इन डब्बों की हुई है, इनकी, इस डब्बे की, जो इस फंक्शन के अंदर थे उन डब्बों की चेंज हुई है, ना कि इन डब्बों की, ठीक है। तो यही होते हैं हमारे कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। तो प्रैक्टिकली शायद आपको बता दूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एक सेकेंड हम वेट करते हैं। ओके, तो मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, मैं फंक्शन 3 के नाम से फाइल को बना देता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा void main, ठीक है, int a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। एक बेसिक सी चीज़ और बतानी बच रही है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम कुछ और लेते हैं यार, ठीक है, बहुत दिन हो गए, एक नया नाम लेते हैं। क्या नाम ले, सुनील नाम ही ले लेते हैं यार, ठीक है, ठीक है, चल छोड़ो यार, आप एक काम करो, उस फंक्शन का हम नाम ले लेते हैं इंट, ठीक है। फंक्शन तो हो गया यार, ओके, सुनील नाम से एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिखा इंट, ठीक है। इंट के बाद मैंने लिखा ए, चलो ए और बी तो हम लेते रहते हैं, एक्स कॉमा इंट वाई, दो मैंने डब्बे बना दिए इसके अंदर। अब उसके बाद इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आ गए हम, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब मैं इसके अंदर चलता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लिखा, सुनील नाम का फंक्शन है भाई मेरे पास, उसके अंदर दो वैल्यू लेके जाओ, कौन कौन सी लेके जाओ, आप लेके जाओ ए कॉमा बी, ठीक है, बस ख़त्म बात। ए कॉमा बी आप लेके जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर मैं वॉइड ले लूँ, आप कहें तो रिटर्न, चलो बाद में देखेंगे, वॉइड ले लेते हैं यार, मैं बताऊँगा क्यों मैंने यहाँ पर वॉइड लिया, ठीक है। देखो अब मैं क्या काम करूँगा, मैंने दो वैल्यू ली, ए को 5 दे दी, बी को 10 दे दी, और वह वैल्यू मैंने सुनील नाम के जो फंक्शन है डब्बा है उसको दे दी। उसके अंदर दो वैल्यू गई, अब जो ए की वैल्यू है वो मिलेगी एक्स को, और जो बी की वैल्यू है वो मिलेगी वाई को। मैं काम करता हूँ इंटरचेंज कर देते हैं, छोड़ो यार इनको, मैं बी कोमा ए लिख देता हूँ, और बताओ, ठीक है। जो वी वाली वैल्यू है वो मिलेगी एक्स को, एंड जो ए वाली वैल्यू है वो मिलेगी वाई को, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं, मैं यहाँ पर देखो सीधा से लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ठीक है। और मैं लिख दूंगा ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर एक्स और वाई है, नॉट ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा क्या आउटपुट आता है सर, देख लेते हैं यार, क्यों घबराते हैं, देख ही लेंगे, वेट करते हैं थोड़ा सा।
तो EXE फाइल सक्सेसफुली बन चुकी है, कंपाइल हो चुका है हमारा प्रोग्राम। तो आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। तो देखो यहाँ पर 15 आ चुका है। ठीक है, अब ये कैसे काम करा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मेन को पकड़ेगा, मेन के अंदर जाएगा, देखेगा 2 डब्बे बनाओ, एक के अंदर 5 डाल दो, दूसरे के अंदर 10 डाल दिया भैया। उसके बाद देखेगा सुनील नाम का फंक्शन है, उसके अंदर 2 वैल्यू लेके जाओ, वो लेके गया। ठीक है, इंट x एंड y, उसके अंदर वो वैल्यू डाल दी उसने। डालने के बाद मैंने कहा प्रिंट कर दो इन दोनों के सम को, इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ। मैं ओनली प्रिंट x करवाता हूँ। ठीक है, एंड इसी लाइन को मैं y भी करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके अंदर वैल्यू है कौन सी। ठीक है, y और x के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। पहले exe फाइल बनाएगा, बन चुकी है भैया। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू इनको मिली हुई है। तो देखो इसने दिखाया जो फर्स्ट x की वैल्यू है उसने 10 बताई, एंड जो y की वैल्यू है 5। ठीक है, तो मैंने कहा था जो b की वैल्यू 10 है वो किसको मिल गई, x को मिल गई, एंड a की वैल्यू y को मिल गई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट को मिलेगा, सेकंड होगा सेकंड को मिलेगा। इतना दिमाग में रखो, हो गया। अब देखो भैया ये मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, बिफोर चेंज। ठीक है, एंड इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यह लाइन। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10। मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू अपने चेंज कर देता हूँ, एंड उसके बाद मैं फिर से इन दोनों को प्रिंट करवाऊँगा, कंट्रोल V। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा आफ्टर चेंज। देखते हैं कि क्या होता क्या नहीं होता। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर भी लिखूँगा, इन वैल्यू को मैं प्रिंट करवाऊँगा अब यहाँ पर %m, एंड किसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पर प्रिंट करवाना है, सॉरी परसेंटेज आएगा यहाँ पर, 5 नहीं आएगा भैया। ठीक है, किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है मेरे को, करवानी है ए की। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक बी की करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या काम होता है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको रन करके देखता हूँ, अब क्या यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग मतलब exe फाइल बनाने की कोशिश करेगा, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, बन चुकी है ये exe फाइल सक्सेसफुली। देखो क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं अभी। ठीक है, इसको बंद कर दो। एक सेकेंड। तो सबसे पहले इसने दिखाया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बिफोर चेंज वैल्यू है 10, बिफोर चेंज वैल्यू है 5। एक सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले कोड आएगा मेन पर, मेन के बाद इसने 2 वैल्यू दे दी, ए को 5 बी को 10। उसके बाद मैंने बी की वैल्यू एंड ए की वैल्यू पास कर दी यहाँ पर, तो एक्स के अंदर बी की वैल्यू आ गई। तो बी की वैल्यू मैंने लिखा बिफोर चेंज, एक्स की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू होनी चाहिए जो कि 10 है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा बिफोर चेंज वाई की वैल्यू क्या है, इसने लिखा वाई की वैल्यू 5 है। हाँ जी बिल्कुल 5 है, क्योंकि मैंने 10 और 5 ही पास किए थे जो कि सक्सेसफुली हैं। उसके बाद मैंने एक्स के अंदर 5 डाल दिया, वाई के अंदर 10 डाल दिया, इनकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया, यहाँ पर एक बैकवर्ड स्लैश एन दे देंगे। ठीक है, जो कि न्यू लाइन के लिए काम आता है। तो उसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन के अंदर देखा कि मैंने चेंज करने के बाद एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई, तो आफ्टर चेंज एक्स की वैल्यू 5 हो गई जो मैंने 5 दी थी। ठीक है, एंड आफ्टर चेंज वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद ये वापस आएगा, वापस आने के बाद मैंने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो ए की वैल्यू 5 है, हाँ जी बिल्कुल वहीं 5 है, और बी की वैल्यू 10 है। तो यानी बेसिक सी बात है कि हाँ, ओके आपको देखो अभी इतना समझ में नहीं आया कि क्या मतलब। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पर इसको एक्स कर दूंगा और इसको वाई कर दूंगा, और यहाँ पर जो वैल्यू मैं पास करूँगा वो भी वाई और एक्स के रूप में करूँगा। ठीक है, और प्रिंट करवाऊँगा वो भी एक्स वाई।
तो इसको मैं रन करूँगा, वहीं आउटपुट आएगा। मतलब क्या सर, देखो एक्स और वाई दोनों डब्बे हैं और ये भी दोनों डब्बे हैं, सेम नाम है, अलग अलग डब्बे होंगे। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू चेंज करता हूँ तो वो वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होगी, इतना दिमाग में रखो। ये इसका कहने का मतलब है, आ गई समझ में। तो यही होते हैं क्या, कॉल बाई वैल्यू। यानी कि आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करो अगले को, ठीक है, सिर्फ उसकी कॉपी, फोटो कॉपी दो, उसको ओरिजिनल जगह मत दो कि हाँ भाई इस जगह ये चीज़ रखी हुई है आप ये ले लो, ये नहीं। आप उसको फोटो कॉपी दो, वो फोटो कॉपी को चेंज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुद की कर रहा है, हमें तो चेंज नहीं कर रहा ना, एक्चुअल को चेंज नहीं कर रहा, वो फॉर्मूला कर रहा है, उसने करने दो, उससे हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है कॉल बाई वैल्यू। समझ के बात को जी। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा वॉइड, मैं अगर यहाँ पर इंट लिखूंगा ना, ठीक है, इंट लिखूंगा, ओके, तो मेरे को यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, रिटर्न 0। दैट मीन क्या होता है, इसने ये सारा काम कर दिया, करने के बाद इसको रिटर्न 0, इसको फंक्शन को 0 ला कर देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मेरा और कोई काम नहीं है, ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कुछ और वैल्यू रिटर्न करके दूंगा तो वो वैल्यू यहाँ पर इसको देनी पड़ेगी, ठीक है, वो यहाँ पर वो चीज़ करेगा, इतना दिमाग में रखो। आ गया समझ में। यही कारण होता है कि रिटर्न और हम यहाँ पर इंट वगैरह क्यों लिखते हैं, क्यों वर्ड लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मेन के अंदर, देखो मेरा मेन फंक्शन है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इंट लिखूंगा तो जो मेरा इंटरप्रेटर है उसको मेरे को कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, लास्ट में उसको मैं 0 देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वही कोड आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद कॉल बाई वैल्यू तो हो चुकी है सर। अब हम कॉल बाई रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या होती है। देखो हेयर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर रेफर टू सेम मेमोरी लोकेशन, देयरफॉर एनी चेंज मेड टू फॉर्मल पैरामीटर विल गिव रिफ्लेक्टेड टू एक्चुअल पैरामीटर। क्या मतलब है सर, क्या कहना चाहते हो आप? इसका मतलब देखो भैया ये है, यहाँ पर जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं ना एंड जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं दोनों एक ही जगह पर होते हैं, ठीक है। वो क्या सर क्या बोल रहे हो, मतलब उन दोनों को इस तरीके से कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है कि हाँ अगर मैं फॉर्मल को मारूंगा ना एक्चुअल को ठेस पहुंचेगी भैया, अगर मैं फॉर्मल को चेंज करूंगा एक्चुअल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा ही होगा। समझ में आ गई बात को? तो एक सेकेंड मैं एक बार देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं है यार, कहीं रुक रही होगी, दिक्कत हो जाएगी। ओके चल रही है, तो देखो एक सेकेंड। हाँ तो क्या बात थी कि हाँ भैया अगर मैं फॉर्मल को चेंज करूँगा ना तो एक्चुअल को दिक्कत आएगी, ठीक है। कॉल बाई वैल्यू के अंदर वो चीज़ नहीं हो रही थी, बट वो कॉल बाई रेफरेंस के अंदर होगी वो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पासिंग वैल्यू वी पास एड्रेस। अब इसके अंदर क्या सर वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वहाँ पर वैल्यू दे रहे थे, हम 10 और 20 को पास कर रहे थे, यहाँ पर हम उनका एड्रेस दे देंगे। हम उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो नहीं बताएंगे, हम कहेंगे भाई या जगह रही जाकर खुद कर लो, जो करना हो खुद देख लो, ठीक है। मतलब क्या होता है देखो, यहाँ पर मेरे पास x10 है y20 है, दो वेरिएबल ले लिए। अब मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया, क्या डाला, क्या पास किया, पहले मैं x और y को पास कर रहा था, पहले मैं x और y को पास कर रहा था, बट उसकी जगह मैंने क्या किया, एंड लगा दिया। मतलब क्या सर, एंड होता क्या है, एंड एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा फंक्शन एंड x, मतलब एड्रेस ऑफ x। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू नहीं डाली, मैंने यहाँ पर ओनली अगर x लिखता तो वहाँ पर ओनली x के अंदर जो वैल्यू है 10 वो जाती, y के अंदर अगर ओनली y लिखता तो y के अंदर जो वैल्यू है वो जाती, बट मैंने लिखा एंड x यानी एड्रेस ऑफ x। एक सेकेंड मैं इसको चार्ज लगा देता हूँ। ओके तो मैंने क्या किया, मैंने उसको उसका एड्रेस दे दिया, मैंने वैल्यू नहीं दी है, मैंने इसको एड्रेस दे दिया कि हाँ भैया एंड एड्रेस ऑफ x एंड एड्रेस ऑफ y, इनका एड्रेस आप ले लो। तो अब होगा क्या, जो इंट फंक्शन है, जो मेन हमारा जो हमने फंक्शन बनाया है फंक्शन के नाम से, उसके अंदर अब देखो बेसिक सी बात आपने समझी होगी कि सर हाँ किसी की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम नॉर्मल वेरिएबल नहीं ले सकते, सॉरी किसी का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। अब एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हमें पता है कि हमें स्पेशल वेरिएबल लेना पड़ेगा, कुछ बढ़िया डब्बा बनाना पड़ेगा जो कि हाँ किसी के एड्रेस को स्टोर कर पाए। उसके लिए हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर आते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि पॉइंटर को हम कैसे कर सकते हैं, स्टार के नाम से हम उसको काम कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टार लगाओ और किसी भी वेरिएबल के वो पॉइंटर बन जाएगा। अब वो क्या कर सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी हो जाएगी, वो किसी भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल का एड्रेस ले सकता है, एड्रेस स्टोर कर सकता है। ओके जी, तो मैंने यहाँ पर इंट मैंने x और y की जगह सीधा से लिख दिया स्टार ptr1 ptr2, ptr1 एंड ptr2 वेरिएबल नेम है, स्टार लगा दिया तो ये एक पॉइंटर बन गए। मैं यहाँ पर x और y भी लिख सकता हूँ, मेरे को वहाँ पर बस स्टार लगाना है, ठीक है। आ गया समझ में?
अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर x की वैल्यू वहाँ पर चेंज कर दी थी 20 एंड y की वैल्यू मैंने 10 कर दी थी। बट यहाँ पर इसने क्या किया, इसके अंदर स्टार PTR1 और स्टार PTR2 मतलब क्या है सर, सबसे पहले x और y दो डब्बे बन गए, x के अंदर 10 y के अंदर 20 वैल्यू इसने दे दी। अब x की कुछ वैल्यू है, y की भी कुछ एड्रेस है, सॉरी कुछ एड्रेस है, y का भी कुछ एड्रेस है, इनके अंदर कुछ वैल्यू है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन के अंदर इनका एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई डाल के दे दूंगा। तो एड्रेस ऑफ एक्स जाएगा PTR1 पॉइंटर 1 जो वेरिएबल है उसके अंदर जाएगा, एंड जो हमारा वाई का एड्रेस है वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब PTR1 PTR2 दो वेरिएबल इसने बनाए, ठीक है, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, वो क्या कर सकते हैं, किसी का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो एक्स के अंदर इसने 1000 डाल दिया, और PTR2 यानी पॉइंटर जो सेकंड वेरिएबल है उसके अंदर इसने 2000 डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर देखो वैल्यू नहीं आई, इसके अंदर एड्रेस आया जी, बढ़िया बात है, एड्रेस आ चुका हमारे पास। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा PTR1 इक्वल टू 20, PTR2 इक्वल टू 10, बट मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर ओनली लिखता PTR1 इक्वल टू 20, PTR2 इक्वल टू 10, तो क्या होता, PTR1 ये है, इसके अंदर में 20 आ जाता, 1000 की जगह 20 आ जाती है, एंड यहाँ पर PTR2 तो लिखता तो उसके अंदर सीधा 10 आ जाता, बट मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया। क्या मतलब है, यानी कि देखो PTR1 के अंदर क्या है, एड्रेस, ठीक है, और मैंने स्टार लगा दिया। स्टार क्या होता है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ दिस। ठीक है, तो मैंने कहा वैल्यू कहाँ पर, किस वैल्यू पर, कौन सी वैल्यू कहाँ, PTR के अंदर क्या है, एड्रेस किसका, एक्स के एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है ना, मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर दिया डायरेक्टली उसकी वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया। मतलब क्या है सर, देखो मैंने कहा स्टार वैल्यू, मतलब वैल्यू को चेंज करो, किसकी वैल्यू को, सबसे पहले देखो मैं PTR के अंदर घुसूंगा, PTR के अंदर एड्रेस है, किसका एड्रेस है, एक्स का, तो यहाँ पर वो यहाँ पर आएगा। अब मैंने कहा उसकी वैल्यू क्या है, 10, उसकी वैल्यू मैंने सीधा सीधा इसको पकड़ा, वैल्यू ऑफ एड्रेस किसका है, एक्स का, तो एक्स के एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसके अंदर मैंने 20 डाल दिया, और वैल्यू ऑफ एड्रेस सेकंड, वैल्यू किसकी, PTR2 के अंदर वैल्यू है एड्रेस ऑफ वाई की, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, एंड उसकी वैल्यू अंदर क्या है, 10, उसको चेंज कर दो, उसको डाल दो 10 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करी, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बेसिक सी बात यही आएगी मेरे भाई, जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी। अब वो सर कैसे होगी, वो ऐसे होगी सर, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टार PTR1, वैल्यू को चेंज कर दो, किसकी, पॉइंटर की जगह, कौन सा, मतलब क्या है पॉइंटर की सर जगह एड्रेस है, किसका एड्रेस है सर, एक्स का है, तो एक्स के ऊपर जो भी वैल्यू है सर वो चेंज कर दो, उसको 20 बना दो वहाँ पर। बोल जी बिल्कुल बना देंगे। तो इसने क्या किया, जैसे मैंने ये लाइन लिखी, इसने यहाँ पर जो 20 था वो एक्स की जगह पर दे दिया, एक्स 10 था वहाँ पर इसने 20 उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया यहाँ बैठे बैठे हुए, यानी कि फॉर्मल पैरामीटर ने एक्चुअल को ठेस पहुँचा दी, घर बैठे बैठे उसको मारी। इतना दिमाग में रखो, आई समझ में। हाँ, और ऐसे ऐसे मैंने सेकंड वेरिएबल जो मेरा था PTR2, उसकी सहायता से मैंने, आगे समझते हैं, उसकी सहायता से मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इतना सा समझ में रखो आप, आगे समझ में आपकी बात को। तो ऐसे के बाद देखो ये वही बात है, वो सेम वो की वही वैल्यू है, ऐसा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर आप चाहें तो मैं कोड इसका बना सकता हूँ, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है, आप यहीं देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस इतना रखो कि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब सर वैल्यू चेंज कैसे होगी, वैल्यू जब चेंज होगी जब हमें तो उसका एड्रेस पता हो। ठीक है, तो बेसिक सी बात यही आती है कि सर हम इसके अंदर एड्रेस डाल के देते हैं, हम उसका एड्रेस डाल के देंगे, एंड वो एड्रेस अगर इसको मिल गया तो ये क्या करेगा, उसके एड्रेस पर जाएगा और उसकी वैल्यू चेंज करके आ जाएगा। बट हम सीधा से उसको बताएंगे उसके अंदर भाई ये चीज़ है, तो यार उसको चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। तो बेसिक सी बात है, यही होता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखो, एक एग्जाम्पल याद रख लेना और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। तो सबसे पहले आएगा फैक्टोरियल, कि हम यार सॉरी रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ उसके प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वो उसको डिस्कशन करेंगे। इतना दिमाग में रखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।